Hello friends, I am Suman Suthar and I welcome you all on our YouTube channel Study Skill Success। इस चैनल पर नीट 2023 के लिए हम आप लोगों के लिए प्रीवियस ईयर की जो क्वेश्चन पेपर्स हैं उनमें से कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आए हैं। सो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट क्वेश्चन इज इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू कंजिक्यूटिव बेस पेयर्स इज 0.34 नैनोमीटर। कि दो बेस पेयर्स हैं लगातार जो है एक दूसरे के साथ साथ उनके बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है एंड टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर्स ऑफ अ डबल हेलिक्स डीएनए इन अ टिपिकल मेमेलियन सेल इज 6.6 इंटू 10⁹9। ये 109 नहीं है, ये होगा 10⁹9। ठीक है। देन द लेंथ ऑफ डीएनए इज अप्रोक्सीमेटली। तो हमें बेसिकली इस क्वेश्चन में क्या करना है कि हमें क्या क्या दिया हुआ है। हमें ये दिया हुआ है कि जैसे इस तरीके से हम सबको पता है कि जो एक टिपिकल सेल के अंदर जो डीएनए होता है डबल हेलिक्स डीएनए होता है। यहाँ पर दो बेस पेयर्स हैं, यहाँ पर भी क्या है आपके दो बेस पेयर। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है 0.34 नैनोमीटर। नैनोमीटर को अगर आप मीटर में चेंज करोगे तो नैनोमीटर को मीटर में चेंज करने पर कितनी पावर जाती है -9। तो इतना इन दोनों के बीच की क्या है डिस्टेंस। और टोटल नंबर ऑफ बेसिस हमें दिए गए हैं कि इस डीएनए के शुरुआत से लेकर के एंड तक जो है टोटल नंबर ऑफ बेसिस कितने हैं, इतने हैं। वो 10⁻⁻9 है। ठीक है, इतने बेस पेयर्स इसके अंदर टोटल प्रेजेंट है। तो हमें ये क्वेश्चन इज आस्किंग कि इस पूरे के पूरे डीएनए की जो लेंथ है वो कितनी होगी। ऑब्वियसली सीधा सा पॉइंट है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमें दिया हुआ है और टोटल कितने पेयर्स हैं वो हमें दिए हुए हैं। तो अगर हमें इसकी कंप्लीट लेंथ निकालनी है तो हम ये कर सकते हैं कि इन दोनों डिजिट्स को क्या कर दिया जाएगा, मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। इन दोनों डिजिट्स को मल्टीप्लाई करने के बाद में ये प्लस, इसकी पावर +9 है, इसकी पावर -9 है, तो ये आपके क्या हो जाएंगे, कैंसिल। जब हम 6.6 को 0.34 मीटर से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमारा आता है 2.244 मीटर लेंथ। तो ठीक है, तो इस आंसर के अकॉर्डिंग हम देख लेते हैं क्वेश्चन में हमारा आंसर क्या रहेगा। इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा क्या रहेगा, करेक्ट ऑप्शन 2.244 meters। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, 2020 के क्वेश्चन पेपर में आया हुआ ये। ठीक है, एडिनिन और थाइमिन की बॉन्ड के पेयर बॉन्डिंग के ऊपर है। तो हम सबको पता है, एक रूल सभी ने पढ़ा है, एरविन चारगाफ ने दिया था। ठीक है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए का रेशो उसने बताया था कि एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए में जितनी क्वांटिटी में एडिनिन होता है उतनी क्वांटिटी में कितना होता है, थाइमिन। और जितनी क्वांटिटी में साइटोसिन होता है उतनी क्वांटिटी में क्या होता है, ग्वानिन। और इसी के साथ में हमें बाद में पता चला एडिनिन और थाइमिन के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। साइटोसिन और ग्वानिन के बीच में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं, 3। तो इसके रिगार्डिंग हम क्वेश्चन के ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शंस को पढ़ते हैं। एडिनिन पेयर्स विद थाइमिन थ्रू 1 बॉन्ड, गलत है। इट पेयर्स विद थाइमिन थ्रू 3 बॉन्ड्स भी गलत है। इट डज नॉट पेयर विद थाइमिन, नहीं। एडिनिन पेयर्स विद थाइमिन थ्रू 2 बॉन्ड्स। एडिनिन और थाइमिन जो होते हैं आपस में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू क्या होता है, कनेक्टेड रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फाइनल प्रूफ फॉर डीएनए एज द जेनेटिक मटेरियल केम फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट ऑफ। ठीक है, इसमें हमें सभी के एक्सपेरिमेंट्स की हम धीरे धीरे बात कर लेते हैं कि फाइनल प्रूफ जो था वो किसके एक्सपेरिमेंट से मिला। अगर हम डीएनए को जेनेटिक मटेरियल प्रूफ करने की हिस्ट्री की बात करते हैं तो सबसे पहले 1928 के अंदर ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट था, जो कि स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, एक बैक्टीरिया था जिसका नाम क्या था, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी बैक्टीरिया जो है, इसकी 2 स्ट्रेन्स होते हैं, इसके 2 वेरिएंट्स इनके ऊपर किया गया था। एक वेरिएंट था स्मूथ, जिसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक था रफ। स्मूथ वेरिएंट जो है उस वेरिएंट को अगर माइस के अंदर इंजेक्ट कर दिया जाए, चूहों में डाल दिया जाए, तो चूहे की डेथ हो जाती है, उससे निमोनिया हो जाता है। आर वेरिएंट को अगर चूहों में इंजेक्ट किया जाए तो उससे उसकी डेथ नहीं होती, वो सर्वाइव कर जाता है। ग्रिफिथ ने अलग अलग सीरीज में किया था। एट लास्ट ग्रिफिथ ने ये बताया था कि अगर आप हीट किल्ड एस को लिविंग आर के साथ में मिक्स करके चूहे के अंदर इंजेक्ट करते हो तो भी चूहे की डेथ हो जाती है। यानी कि ग्रिफिथ ने एट लास्ट टर्म दी थी ट्रांसफॉर्मेशन में ग्रिफिथ ने क्या कहा कि उस जो हीट किल्ड एस के अंदर कोई ऐसी थिंग है विच कैन बी प्रोटीन, आरएनए और डीएनए। इन तीनों में से कोई भी एक चीज़ जो है वो आर स्ट्रेन को किस में कन्वर्ट कर देती है,
एस के अंदर कन्वर्ट कर देती है। और ये जो कन्वर्जन है आर का एस में चेंज हो जाना, ठीक है, ये जेनेटिक मटेरियल के थ्रू होता है एंड दिस कन्वर्जन इज नोन एज, इसी कन्वर्जन को क्या कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन। लेकिन ग्रिफिथ बता नहीं पाया था कि ये जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या है, प्रोटीन है, डीएनए या आरएनए। इसको आगे एवरी, मैक्लॉइड और मैकॉर्टी ने 1933 से 1944 तक एक्सपेरिमेंट करके उन तीनों ने बताया कि उन्होंने प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम, आरएनए को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम और डीएनए को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम्स को अलग अलग काम में लिया। और इन्होंने लास्ट में बताया था कि डीएनए जो है वो, अगर डीएनए को ब्रेक डाउन कर दिया जाए तो उसके बाद में ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो पाता। लेकिन फाइनल प्रूफ जो है वो किसने दिया था, हर्शे एंड चेज के एक्सपेरिमेंट ने। हर्शे एंड चेज ने क्या किया था, इन्होंने एक बैक्टीरियोफाज लिया, एक वायरस, ठीक है, इस तरीके का वायरस हम सब जानते हैं। ये बैक्टीरियोफाज होता है, किसको खाता है, बैक्टीरिया को खाता है। इस बैक्टीरियोफाज के अंदर प्रोटीन को लेबल कर दिया गया था किससे, S35 से, और डीएनए को लेबल किया गया था P32 से। प्रोटीन के अंदर सल्फर प्रेजेंट होता है, डीएनए के अंदर फास्फोरस। तो प्रोटीन में रेडियो एक्टिव सल्फर को काम में लिया और डीएनए के अंदर रेडियो एक्टिव फास्फोरस को काम में लिया। यानी कि कुल मिला के ये जो बैक्टीरियोफाज था ये कैसा था, रेडियो एक्टिव कंडीशन में था। एंड एट लास्ट जब बाद में इस बैक्टीरियोफाज को बैक्टीरिया के ऊपर ग्रो करवाया गया और उन बैक्टीरियाज को जब बाद में देखा गया कि ये बैक्टीरियाज कैसे हैं, तो उस बैक्टीरिया के अंदर ये पाया गया कि इनकी साइटोप्लाज्म के अंदर रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस प्रेजेंट है, लेकिन इनके अंदर प्रोटीन कहीं पर भी प्रेजेंट नहीं है। दैट मीन्स कि बैक्टीरियोफाज ने अपना जो जेनेटिक मटेरियल है वो किसके अंदर ट्रांसफ़र किया, इसके अंदर। और अगर ट्रांसफर्ड मटेरियल के अंदर फॉस्फोरस 32 मिल रहा है, दैट मीन्स वहाँ पे क्या प्रेजेंट है, डीएनए, और प्रोटीन प्रेजेंट नहीं है। इसका मतलब जेनेटिक मटेरियल जो है, जो कि एक प्रोजेनी से अगली प्रोजेनी के अंदर इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करता है पेरेंट से नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग में, वो क्या होता है, आपका डीएनए होता है, ना कि प्रोटीन या कुछ और, ठीक है। और हरगोविंद खुराना सर जो है, इनका एक्सपेरिमेंट, इनका और निरेनबर्ग का एक्सपेरिमेंट जो था वो किसके रिगार्डिंग था, जो टीआरएनएस या आरएनए मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनको बनाने के रिगार्डिंग था। इन्होंने आर्टिफिशियल आरएनए मॉलिक्यूल सिंथेसाइज किए थे। तो हमारे क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा, हर्शे एंड चेज का एक्सपेरिमेंट, जो कि फाइनल प्रूफ था किस बात को लेकर के, डीएनए ही क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल। अ कॉम्प्लेक्स ऑफ राइबोसोम्स अटैच टू अ सिंगल स्ट्रैंड ऑफ आरएनए इज नोन एज। अगर ये हमारा एक सिंगल स्ट्रैंड है एमआरएनए का, ठीक है, इसके ऊपर एक साथ कई सारे राइबोसोम्स अगर अटैच्ड रहते हैं इस तरीके से, तो इस तरीके के कॉम्प्लेक्स को क्या कहा जाता है, ठीक है। अगर हम इस एमआरएनए की स्टार्टिंग यहाँ से मानते हैं और पॉली यू कंडीशन इस तरफ मानते हैं और पॉली ए टेल अगर इस एमआरएनए में इस तरफ जुड़ी हुई है, तो इसकी इस तरफ से ट्रांसलेशन है। जो सबसे पीछे राइबोसोम होगा उसका प्रोटीन सबसे ज़्यादा बड़ा होगा और बाकियों के प्रोटीन का साइज कंपैरेटिवली क्या होगा, छोटा। पॉलीराइबोसोम टर्म जो है इसे स्टार्टिंग के अंदर अर्गोसोम टर्म दी गया था। इसी को ही शुरुआत में क्या टर्म दे दी थी, अर्गोसोम, ठीक है। लेकिन बाद में वार्नर एंड एलेक्स रिच ने इसको पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम टर्म दिया कि एक ही एमआरएनए के ऊपर एक से ज़्यादा राइबोसोम्स का अटैच होना। ये कंडीशन कब होती है, जब बहुत ज़्यादा एक्टिवली ट्रांसलेशन होता है। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर ए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉलो सेंट्रल डॉगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। सेंट्रल डॉगमा की थ्योरी जो है वो क्रिक ने दी थी, ठीक है। और क्रिक के अकॉर्डिंग उन्होंने जो थ्योरी दी थी उसमें क्या कहा था कि डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से क्या बनता है, प्रोटीन। इस प्रोसेस को कहा जाता है ट्रांसक्रिप्शन, इस प्रोसेस को कहा जाता है ट्रांसलेशन। हिंदी में कहते हैं अनुलेखन और अनुवादन। सेंट्रल डॉगमा की थ्योरी क्या कहती है कि इन्फॉर्मेशन जो है वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो होती है, कि डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन। ऐसे नहीं होगा कि प्रोटीन से आरएनए बन रहा है, आरएनए से डीएनए। ये क्रिक की थ्योरी थी, लेकिन इसका एक एक्सेप्शन बाद में डिस्कवर किया गया था एंड एक्सेप्शन वाज रिट्रोवायरसेस, ठीक है। रिट्रोवायरसेस जिनके अंदर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन देखने को मिलता है, ठीक है। ऐसे वायरसेस
जिनमें ट्रांसक्रिप्शन का उल्टा प्रोसेस होता है। ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए से आरएनए बनता है, रेट्रोवायरसेस में आरएनए से किसका सिंथेसिस होता है, डीएनए से। यहाँ पर जो एंजाइम पाया जाता है वो हमारा होता है आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉली, ये होता है आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। यानी कि ये एंजाइम सिंथेसिस तो किसको कर रहा है, डीएनए को कर रहा है, इसीलिए इसका नाम क्या है, डीएनए पॉलीमरेज। लेकिन ये डिपेंड किस पे कर रहा है, टेम्पलेट के लिए आरएनए के ऊपर। तो ये एंजाइम आरएनए से क्या बनाता है, डीएनए। इस प्रोसेस को कहा जाता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, या इसी प्रोसेस को एक और नाम दिया जाता है जिसे हम कहते हैं टैमिनिज्म। दो साइंटिस्ट थे, टैमिन और बाल्टीमोर, इन्होंने इसको खोजा था, इन्हीं के नाम पर इसको क्या दिया गया, टैमिनिज्म। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस सिर्फ और सिर्फ वायरसेस में देखने को मिलता है। बाकी सभी सेल्स जो है, चाहे प्रोकैरियोटिक को चाहे यूकैरियोटिक को, सभी सेल्स जो है वो सेंट्रल डॉग्मा को फॉलो करती है। तो पी प्लांट एंजियोस्पर्मिक प्लांट है, क्लेमाइडोमोनास आपके एल्गी है, म्यूकर फंजाई है, ये सारी के सारी सेल से बने होते हैं, लिविंग थिंग्स है। ये सेंट्रल डॉग्मा को फॉलो करती है। सेंट्रल डॉग्मा को एक्सेप्शन जो है, जो उसे फॉलो नहीं करते, वो कौन से होता है, कुछ आरएनए वायरसेस, फ्यू आरएनए वायरसेस जो रिट्रोवायरस की फैमिली में आते हैं। HIV इज वन ऑफ देम। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, HIV वायरस। अगर आपको इसी तरीके से नीट के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो आप हमें हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको रेगुलर PDF मिलेंगे, क्वेश्चंस मिलेंगे और हमारी क्लास के अपडेट्स भी मिलते रहेंगे। ठीक है, और इस चैनल पर अगर आपको कोई डाउट्स है तो आप वहाँ पे पूछ सकते हैं। उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम पूरी ट्राई करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टीओडाइनर डिस्कवर्ड, टीओडाइनर जो है इन्होंने किस चीज़ की डिस्कवरी की थी। टीओडाइनर ने 1971 के अंदर एक डिजीज़ के ऊपर ये काम कर रहे थे। उस डिजीज़ का नाम था पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर। ठीक है, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज़ थी। शुरुआत में ये माना जा रहा था कि ये जो डिजीज़ है ये एक वायरस से होने वाली डिजीज़ है। ठीक है, लेकिन बाद में पता चला कि ये जो है ये वायरस से होने वाली डिजीज़ नहीं है, ये वायरस से भी बहुत ज़्यादा छोटे पार्टिकल्स होते हैं, जिनको क्या कहा गया था, वायरॉइड्स कहा गया था, या इसको कई बार टर्म विरियॉइड्स भी बोल देते हैं, वायरॉइड्स या विरियॉइड्स। ये वायरॉइड्स क्या होते हैं, ये सिर्फ आरएनए के पार्टिकल होते हैं। वायरस के अंदर डीएनए या आरएनए, न्यूक्लिक एसिड होगा, उसके चारों तरफ एक प्रोटीन की बनी हुई कवरिंग होती है जिसे हम कहते हैं कैप्सिड। लेकिन विरियॉइड्स के अंदर सिर्फ क्या होता है, उनका न्यूक्लिक एसिड, और न्यूक्लिक एसिड के तौर पे भी विरियॉइड्स में क्या देखा जाता है, आरएनए मटेरियल। तो इन्होंने फ्री लिविंग आरएनए इन्फेक्शियस पार्टिकल्स को खोजा था, जो कि पैथोजन है, लेकिन वो वायरस नहीं है। वो कैसे होते हैं, आरएनए वायरस, सिर्फ आरएनए होते हैं जिनके ऊपर प्रोटीन की कवरिंग नहीं होती। इसको क्या बाद में कहा गया था, PSTVD। VD स्टैंड्स फॉर विरियॉइड्स। अगर खाली वी होता तो वो क्या होता है, वायरस। तो करेक्ट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, फ्री इन्फेक्शियस आरएनए मॉलिक्यूल्स को इन्होंने क्या किया था, डिस्कवर किया था। फ्रेंड्स, इसी तरीके से एक और टर्म्स भी होती है, वो क्या कहलाते हैं, प्रियॉन्स। प्रियॉन्स क्या है, ये मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगी। ठीक है, और अगर इससे पहले आपको पता है कि प्रियॉन्स क्या है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, आपने कभी प्रियॉन्स के बारे में पढ़ा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। Which one of the following pair of nitrogenous bases of nucleic acid is wrongly matched? काफ़ी इजी है। ठीक है, अगर हम इसमें बात करते हैं, प्यूरिन्स और पिरिमिडिन्स के बारे में पूछा है, हमें सीधी सी दो टर्म्स याद रखनी है, प्यूगा एंड पाइकट। ठीक है, प्यूगा एंड PYCUT। ठीक है, प्यूरिन्स जो होते हैं, PU से प्यूरिन्स, प्यूरिन्स कौन कौन से होते हैं, ग्वानिन और एडिनिन। पिरिमिडिन्स कौन कौन से होते हैं, साइटोसिन, यूरेसिल और थाइमिडीन। ठीक है, ये दोनों डीएनए में प्रेजेंट होते हैं। और यूरेसिल और थाइमिडीन जो होते हैं, इसमें से थाइमिडीन आपके डीएनए में पाया जाता है और यूरेसिल किस में होता है, आरएनए में। ये कंडीशन होती है। तो अगर हम करेक्ट ऑप्शन देख लेते हैं, पिरिमिडिन्स के अंदर पिरिमिडिन्स के अंदर थाइमिन और यूरेसिल होता है, सही है। पिरिमिडिन्स के अंदर साइटोसिन और यूरेसिल दोनों होता है, ये भी सही है। ग्वानिन और एडेनिन प्यूरिन्स में होता है। एडेनिन और थाइमिन जो होते हैं वो प्यूरिन्स में नहीं होते हैं। थाइमिन जो है वो आपको कैसा है, ये पिरिमिडीन है, इट इज़ नॉट प्यूरिन। तो करेक्ट ऑप्शन, इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी।
A sequential expression of a set of human genomes is known as। अगर हम बात करते हैं कि ह्यूमन जीनोम के अंदर ह्यूमन जीन्स जो होते हैं, जीन्स क्रोमोसोम के ऊपर लगे हुए बीड लाइक स्ट्रक्चर्स जो होते हैं जो कि किसी आरएनए के लिए कोड करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, जीन्स कहते हैं। ठीक है, उन जीन्स का एक सीक्वेंशियल एक्सप्रेशन जो होता है, यानी कि उन जीन्स का प्रॉपर सीक्वेंस की अगर हम बात करते हैं तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाता है डीएनए सीक्वेंसेस। ठीक है, उन जीन्स को अगर प्रॉपर सीक्वेंसिंग की जाए तो उससे हमें हमारे डीएनए का क्या मिल जाएगा, सीक्वेंस मिल जाएगा। और वैसे भी जीन्स की अगर हम डेफिनेशन की बात करते हैं तो जीन क्या होता है, जीन जो है इट इज़ अ फंक्शनल पार्ट ऑफ अ डीएनए सीक्वेंस। एक डीएनए के सीक्वेंस का क्या होता है, ये फंक्शनल पार्ट होता है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, डीएनए सीक्वेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट वाज फर्स्ट परफॉर्म्ड इन विच बैक्टीरिया। हमने पहले भी बात की थी कि ग्रिफिथ जो है उन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट किया था और उन्होंने जो बैक्टीरिया काम में लिया था वो कौन सा था, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। एक्चुअली में इस बैक्टीरिया का पुराना नाम जो है वो क्या है, डिप्लोकोकस न्यूमोनी। तो आपको इन दोनों में से कोई भी टर्म मिले, चाहे डिप्लोकोकस न्यूमोनी या स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, करेक्ट ऑप्शन क्या होता है आपका, ऑप्शन नंबर बी। अगर डायरेक्ट पूछा जाए कि ट्रांसफॉर्मेशन कहते किसे हैं, ठीक है, एक लेमैन की लैंग्वेज में बोला जाए तो ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है कि जो बैक्टीरियाज होते हैं उनके अंदर एक टेंडेंसी होती है कि अगर इन बैक्टीरियाज के सराउंडिंग के अंदर कोई भी, इनके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर अगर कोई भी फॉरेन डीएनए पड़ा है, जो डीएनए इनसे कुछ थोड़ा बहुत भी रिजेंबल करता है, तो ये बैक्टीरियल सेल्स जो होती है इस डीएनए को अपने अंदर क्या कर लेंगे, एनगल्फ कर लेंगे और उसे अपने खुद का जो जीनोम है उसके साथ में मिक्स कर लेंगे। ठीक है, तो एनवायरनमेंट से डीएनए के टुकड़े को एब्जॉर्ब करने की जो कैपेसिटी होती है ये क्या कहलाती है, ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, सबसे पहले इसके बारे में किसने बताया था, ग्रिफिथ ने। द ट्रांसफर आरएनए मॉलिक्यूल अपीयर्स इन 3D। ठीक है, 3D के अंदर जो ट्रांसफर आरएनए मॉलिक्यूल है वो कैसा दिखाई देता है। टीआरएनए के बारे में हम सभी ने जनरली ये मॉडल पढ़ा है जो कि आपका कौन सा होता है, क्लोवर लीफ मॉडल, जिसके अंदर 3 लूप्स होते हैं। ठीक है, ये 3 प्राइम एंड और ये कौन सा होता है, 5 प्राइम एंड। लेकिन ये 2D स्ट्रक्चर है, 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। टीआरएनए की अगर हम 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो ये कुछ कुछ इस तरीके से दिखती है, जिसमें से ये एंड होता है 3 प्राइम एंड और ये एंड कौन सा होता है, 5 प्राइम एंड। अगर हम इसके आगे बात करें तो 3 प्राइम एंड के ऊपर एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है जिसे हम कहते हैं सीसीए सीक्वेंस। ये जो एंड होता है जहाँ पे सीसीए सीक्वेंस लगा होता है वो एंड वो होता है जहाँ पर अमाइनो एसिड्स आकर के अटैच होते हैं, क्योंकि हर एक टीआरएनए जो होता है एक स्पेसिफिक विशिष्ट अमाइनो एसिड को ही के साथ ही अटैच हो सकता है। वो इस अमाइनो एसिड को साइटोप्लाज्म से उठा करके कहाँ पे लाने का काम करेगा, राइबोसोम तक लाने का काम। जो ये दूसरा लूप होता है ये लूप कहलाता है एंटीकोडॉन लूप। इस लूप के ऊपर स्पेसिफिक सीक्वेंसेस होता है। ठीक है, ये सीक्वेंस एमआरएनए के ऊपर मिलने वाले जो कोडॉन्स होते हैं उन कोडॉन्स के सीक्वेंस के क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री होता है। यानी कि ये एमआरएनए के पहचानने का और अपनी सही जगह पर जाकर के जुड़ने का, एमआरएनए के ऊपर सही जगह पर जाकर के जुड़ने का काम कौन करवाता है, एंटीकोडॉन लूप कहलाता है। और ये जो स्ट्रक्चर है इसकी, ये स्ट्रक्चर इसकी कैसी है, एल शेप्ड स्ट्रक्चर है। इस एल शेप्ड स्ट्रक्चर को किम नाम के एक साइंटिस्ट और उनके जो भी साथी थे उन्होंने खोजा था। इसके लिए जो प्रोसेस इन्होंने काम में लिया था, जो टेक्निक काम में ली थी वो कौन सी थी, एक्सरे डिफ्रैक्शन, एक्सरे विवर्तन या समथिंग नाम कहा जाएगा। और ये लोग जो है किस पे काम कर रहे थे उस वक्त, ये यीस्ट की जो सेल्स होती है, ठीक है, यीस्ट एक तरीके की फंजाई है आपके, यीस्ट की सेल्स के अंदर फेनाइल एलानिन को लेकर के आने वाला जो टीआरएनए होता है, वो टीआरएनए जो स्पेसिफिकली किसके साथ में जुड़ता है, फेनाइल एलानिन अमाइनो एसिड के साथ में जुड़ता है, उस पर काम कर रहे थे। ठीक है, उस टाइम पीरियड के ऊपर काम करते हुए उन्होंने, किम और उसके फ्रेंड्स ने किसको डिस्कवर किया था, इसकी 3D स्ट्रक्चर को बताया था। ठीक है, 3D स्ट्रक्चर इसकी कैसी होती है, एल शेप्ड। In DNA, when AGCT occurs, their association in is as per which of the following pairs?
क्वेश्चन में सीधा सा पूछा गया है कि जो चारों की चारों न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर्स हैं उनका आपस में एसोसिएशन जो है, जुड़ना, वो किस अकॉर्डिंग होता है, किस पेयरिंग के अकॉर्डिंग होता है। हमें सीधा सा पता है चारगफ का रूल जो है वो भी यहाँ पे लगेगा। चारगफ के अकॉर्डिंग जितने एडेनिन है उतने क्या होगा, थाइमिन, और जितने ग्वानिन है उतनी क्या होंगे, साइटोसिन। इनके बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, इनके बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड, तो ATGC की फॉर्म में जुड़ते हैं। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। What base is responsible for hotspots for spontaneous point mutation? स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन की अगर हम बात करते हैं तो स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन क्या होता है कि सपोज कोई भी DNA इस तरीके से है, ठीक है, हम डबल हेलिक्स नहीं बना के समझाने के लिए ऐसे बनाया जा रहा है कि एडेनिन के सामने थाइमिन आना था, लेकिन थाइमिन की जगह पे कोई और आ गया, जैसे कि यूरेसिल का कोई मॉडिफाइड फॉर्म आ गया, या 5 ब्रोमो यूरेसिल या 5 मिथाइल साइटोसिन, इस तरीके से कोई भी अदर जो बेस पेयर है वो आ गया। तो इस तरीके की जो म्यूटेशंस होती है वो आपके क्या कहलाती है, स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन, यानी कि पेयरिंग जो है वो क्या हो जाती है, गलत पेयरिंग हो जाती है कि एक तरफ तो सही है, दूसरी तरफ थाइमिन होना चाहिए था, उसकी जगह पे कुछ और इसमें सबसे कॉमन जो म्यूटेशन है वो कौन सी है, पॉइंट म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन जैसे कि ये दो बेस पेयर्स यहाँ पे होंगे, इन दोनों में से किसी एक पे क्या हो जाना, म्यूटेशन, ठीक है। अगर एक से ज़्यादा पे होती है तो वो पॉइंट म्यूटेशन नहीं होती है, उसके फिर अलग अलग आगे नाम हो जाते हैं, जैसे फ्रेम शिफ्ट हो गया या आगे जो भी XYZ। तो कॉमन मोस्ट जो पॉइंट म्यूटेशन है उसका हॉटस्पॉट जहाँ पे वो सबसे ज़्यादा पाई जा रही है, जिसके कारण वो सबसे ज़्यादा हो रही है, ठीक है। तो इसमें देखिए दो ऑप्शन तो सीधा ही गलत हो जाता है, एडेनिन और ग्वानिन। एडेनिन और ग्वानिन नेचुरली DNA के अंदर देखने को मिलते हैं, ये नॉर्मल बेस पेयर्स हैं, तो ये म्यूटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। बाकी के बच्चे आपके ये दो ऑप्शन, 5 मिथाइल साइटोसिन और 5 ब्रोमो यूरेसिल। यूरेसिल के 5th कार्बन के ऊपर अगर ब्रोमीन आकर के जुड़ जाएगा तो वो क्या बनाएगा, 5 ब्रोमो यूरेसिल। साइटोसिन के 5th कार्बन पे यहाँ पे क्या जुड़ा होता है, मिथाइल ग्रुप जुड़ा होता है, ठीक है। तो 5 मिथाइल साइटोसिन जो है ये जीन के एक्सप्रेशन को रेगुलेट करने के लिए, जीन रेगुलेशन जो होता है ट्रांसक्रिप्शन लेवल पर और ट्रांसलेशनल लेवल पर, दोनों जगह पर होता है। जीन एक्सप्रेशन को रेगुलेट करने के लिए कौन काम में आता है, 5 मिथाइल साइटोसिन। जबकि जो 5 ब्रोमो यूरेसिल है ये एनालॉगस होता है। एनालॉगस का मतलब, एनालॉग का मतलब ये दिखने के अंदर या मॉर्फोलॉजी के अंदर ऑलमोस्ट सिमिलर होता है, किससे, ये थाइमिन के साथ में ऑलमोस्ट क्या होता है, सिमिलर होता है, ठीक है। तो ये DNA के अंदर थाइमिन की जगह पर जाकर के क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। जैसे एडेनिन के साथ में थाइमिन की जगह पे क्या जुड़ जाएगा, एडेनिन के साथ में क्या जुड़ जाएगा, डबल बॉन्ड से 5 ब्रोमो यूरेसिल जुड़ जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर थाइमिन की जगह पे गलत बॉन्ड आ गया, गलत न्यूक्लिक एसिड आ गया। तो इस कंडीशन में क्या हो जाती है, पॉइंट म्यूटेशन, और सच म्यूटेशन इज नोन एज स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन। तो हॉटस्पॉट के लिए सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल अगर इन चारों में से पूछा जाए तो कौन सा है, 5 ब्रोमो यूरेसिल। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी दिया है, इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन यूकैरियोट्स आफ्टर ट्रांसक्रिप्शन ऑफ mRNA some of its nucleotides are removed before it is translated into polypeptide. The nucleotides which are removed from mRNA are called. यूकैरियोटिक सेल के अंदर अगर हम बात करते हैं तब mRNA का जब ट्रांसक्रिप्शन होता है, ट्रांसक्रिप्शन का मतलब DNA से RNA का बनना, तो कुछ न्यूक्लियोटाइड्स को रिमूव कर दिया जाता है इसके ट्रांसलेशन में जाने से पहले। पॉलीपेप्टाइड बनाना ट्रांसलेशन से पहले। बेसिकली क्या होता है कि अगर हम किसी यूकैरियोटिक सेल की बात करते हैं तो यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर ये प्रोसेस होता है, DNA से जो बनने वाला mRNA होता है उसको हम क्या कहते हैं, hnRNA। ये बनता है ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस के थ्रू, हेट्रोजीनस RNA। इस हेट्रोजीनस RNA से मैच्योर mRNA का क्या होता है, सिंथेसिस। और इस हेट्रोजीनस mRNA से मैच्योर mRNA के सिंथेसिस के लिए बीच में जो प्रोसेस होता है उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग अपने आप में कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। स्प्लाइसिंग का मतलब क्या होता है कि इस तरीके से अगर कोई DNA है तो इस DNA के बीच बीच में से कुछ चीज़ें जो है वो क्या हो जाती है, लूप के तौर पे कुछ DNA को क्या कर दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है। इसके लिए स्पेसिफिक कॉम्प्लेक्स बनते हैं, उन कॉम्प्लेक्सेस को कहा जाता है स्प्लाइसियोसोम्स। ये जो चीज़ें, ये जो DNA का ये सीक्वेंस जो लूप आउट हो रहा है इनको कहा जाता है इंट्रॉन्स। और जो पोर्शन mRNA के अंदर बना रहेगा, जो RNA का पोर्शन जो लूप आउट हो रहा है उन्हें कहा जाता है इंट्रॉन्स। और जो पोर्शन
mRNA के अंदर बने रहेंगे, ये आपस में जुड़ करके मैच्योर mRNA बनाते हैं, उनको क्या कहा जाता है? एक्सॉन्स। ठीक है, तो इंट्रॉन्स को बाहर निकाल दिया जाता है और एक्सॉन्स क्या होते हैं? मैच्योर mRNA का पार्ट बनते हैं। क्वेश्चन ने क्या पूछा था कि न्यूक्लियोटाइड विच आर रिमूव्ड, वो न्यूक्लियोटाइड का पोर्शन जिसको क्या कर दिया जाता है? रिमूव। तो रिमूव किसको किया जाता है? इंट्रॉन को। और विच आर केप्ट इनसाइड द mRNA, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली हमें आंसर करना है। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। द ट्रांसलेशन टर्मिनेशन ट्रिपलेट इज, ठीक है, टर्मिनेशन ट्रिपलेट इसने सीधा सा पूछा है, टर्मिनेशन कोडॉन। ट्रांसलेशन के टाइम पे हमें तीन चीज़ कुछ 4 कोडॉन्स तो हमें एटलीस्ट याद होने चाहिए। सबसे पहला कौन सा होता है? स्टार्ट कोडॉन, या इसे इनिशिएशन कोडॉन भी कहते हैं। स्टार्ट कोडॉन क्या होता है? एयूजी। एयूजी जो है किसके लिए कोड करता है? मिथ्योनिन बनाता है ये। ठीक है, एयूजी जहाँ पर प्रेजेंट होएगा उसे क्या बनाएगा? क्या बनेगा? मिथ्योनिन। यूकैरियोट्स के अंदर एयूजी अगर स्टार्ट कोडॉन के तौर पे काम में आ रहा है तो ये क्या बनाएगा? मिथ्योनिन बनाएगा। लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर जब एयूजी स्टार्ट कोडॉन के तौर पे काम में आता है, यानी कि जब ये शुरुआती mRNA की जब कोडॉनिंग हो रही थी तब ये क्या बनाता है? फॉर्माइलेटेड मिथ्योनिन। और अगर ये mRNA के बीच में कहीं पर आ गया तो ये क्या बनाएगा? एयूजी मिथ्योनिन बनाएगा। बस मिथ्योनिन के रिगार्डिंग, एयूजी के रिगार्डिंग ये इतना ही टर्म हमें, इतनी ही जानकारी हमें ध्यान रखनी है। उसके अलावा कुछ ऐसे भी कोडॉन्स होते हैं जिनके लिए कोई अमीनो एसिड बना ही नहीं है। उन कोडॉन्स के आने पर ट्रांसलेशन की क्रिया जो होती है वो क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है। उन्हें हम क्या कहते हैं? टर्मिनेशन कोडॉन, स्टॉप कोडॉन। इस तरीके से ये 3 होते हैं, UAA, UAG एंड UGA। ये तीनों ही क्या कहलाते हैं? टर्मिनेशन या स्टॉप कोडॉन। तो हम ऑप्शंस में से देखते हैं तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है? स्टॉप कोडॉन। ये तीनों कोडॉन्स हमें याद होने चाहिए कि कौन कौन से स्टॉप कोडॉन्स हैं। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन स्प्लिट जीन्स द कोडिंग सीक्वेंस आर कॉल्ड। स्प्लिट जीन्स किसे कहा जाता है? जो यूकैरियोटिक सेल्स में मिलने वाले जो जीन्स होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? स्प्लिट जीन्स। स्प्लिट क्यों? स्प्लिट का मतलब क्या होता है? टूटना। ठीक है, यूकैरियोटिक जीन्स पूरा का पूरा कंप्लीट mRNA नहीं बनाते हैं, उनके mRNA का कुछ पार्ट रिमूव कर दिया जाता है जिससे हम कहते हैं इंट्रॉन्स। ठीक है, और कुछ पार्ट ऐसा होता है जो कि मैच्योर mRNA का भाग बनता है। जो मैच्योर mRNA बनाते हैं उनको क्या कहा जाता है? एक्सॉन्स। एक्सॉन्स ही होते हैं जो कि mRNA के लिए कोड को क्या करवाते हैं? प्रोवाइड करवाते हैं। कि जो एक्सॉन्स का न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होएगा वो ही आगे चल करके mRNA के क्या बनेंगे? कोडॉन। तो कोडिंग सीक्वेंस कहाँ पे प्रेजेंट होता है? एक्सॉन्स के ऊपर। करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर सी। इन विच डायरेक्शन mRNA सिंथेसाइज्ड ऑन द टेम्पलेट। अगर हम mRNA के सिंथेसिस की बात करते हैं तो जब भी हम mRNA सिंथेसिस पढ़ेंगे तब हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जैसे ये 3' एंड हो गया, ठीक है, और ये कौन सा हो गया? 5' एंड, और दूसरा वाला एंड क्या हो जाएगा इसका? उल्टा। नया बनने वाला जो भी प्रोडक्ट है, जैसे कि ये आपका जो लूप के जैसे स्ट्रक्चर बनी, ये क्या है? ट्रांसक्रिप्शन लूप। और ये जो बनने वाला है ये आपका नया बनने वाला RNA है। चाहे न्यूली सिंथेसाइज्ड DNA हो, चाहे न्यूली सिंथेसाइज्ड RNA हो, दोनों के अंदर जो न्यूली सिंथेसाइज्ड मॉलिक्यूल है, जो न्यू बन रहा है, वो हमेशा किस डायरेक्शन में बनेगा? 5 to 3 डायरेक्शन में। अगर ये 5' से 3' बन रहा है तो इसके लिए जो टेम्पलेट काम में आ रहा है, जो स्ट्रैंड जो जिसको देखते हुए इसके अंदर न्यूक्लियोटाइड्स जोड़े जा रहे हैं, वो क्या होगी? इसकी रिवर्स, वो क्या होगी? 3 to 5। तो आप एक चीज़ याद रखो, या तो न्यूली फॉर्म्ड को याद रखो या फिर टेम्पलेट को याद रखो। दूसरा उसका हमेशा उल्टा होगा। जनरली ये बेटर रहेगा अगर आप ये याद रखो कि न्यूली फॉर्म जो है, जो नया बन रहा है, चाहे DNA या RNA, वो कैसे किस डायरेक्शन में बन रहा है? 5 से 3' की डायरेक्शन में। इसको याद रखने का एक और तरीका है कि 3' के ऊपर फ्री OH की ज़रूरत होती है RNA पॉलीमरेज और DNA पॉलीमरेज को अगला नया न्यूक्लियोटाइड जोड़ने के लिए। ठीक है, तो अगर आप वापस पुराने उस डायग्राम को पीछे जा करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक जो एंड फ्री एंड रहता है जहाँ पे नया न्यूक्लियोटाइड जुड़ेगा वो कौन सा रहेगा? 3'। तो 5 to 3 नया बनेगा, और जो आपकी टेम्पलेट है वो कैसा रहेगा? 3 to 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग जीन्स ऑफ लैकोपेरॉन विद देयर रिस्पेक्टिव प्रोडक्ट्स। लैकोपेरॉन की अगर हम बात करते हैं तो लैकोपेरॉन क्या है?
जैकब और मोनार्ड दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने एक्सप्लेन किया था प्रोकैरियोटिक जीन्स की स्ट्रक्चर को। प्रोकैरियोटिक जीन की अगर हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इसमें एक आई जीन होता है, ठीक है, एक ओ। इन्होंने लैक ओपेरॉन के अंदर ये बताया था, ये जो इतना पोर्शन है ये है आपका स्ट्रक्चरल जीन, यानी कि ये वो पोर्शन है जिसका क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन होगा, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं आई जीन जो है ये कुछ प्रोटीन्स बनाता है, ठीक है। ये प्रोटीन्स इस तरीके से इसने कुछ प्रोटीन्स बनाए, ये प्रोटीन्स जो है वो जाकर के ओ यानी कि ऑपरेटर के ऊपर क्या हो जाते हैं, अटैच। आई को क्या कहा जाता है, रेगुलेटर जीन, ठीक है, जो क्या कर रहा है, रेगुलेशन कर रहा है। यहाँ पर इनका प्रमोटर होता है। प्रमोटर पोर्शन वो जहाँ पर आकर के आरएनए पॉलीमरेज जुड़ता है और आरएनए पॉलीमरेज अपना ट्रांसक्रिप्शन शुरू करने के लिए जहाँ पे जुड़ेगा उसे क्या कहेंगे, प्रमोटर। रेगुलेटर जीन जो होता है उसका काम होता है रेगुलेशन करना, यानी कि ऑन ऑफ, जीन चालू रहेगा, चालू का मतलब जीन में ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है या नहीं हो रहा, ये काम किसका होगा, रेगुलेटर का। लैक ओपेरॉन जो था, लैक्टोज ओपेरॉन, इसमें आई जीन रेगुलेटर बनाता है जो नॉर्मल कंडीशन के अंदर ऑपरेटर पे बाइंड रहता है और इस कंडीशन के अंदर ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस नहीं होता। ये कंडीशन कब है, अगर ई कोलाई को ग्लूकोज मिल रहा है तो। अब अगर ई कोलाई को ग्लूकोज मिलना बंद हो जाए और उसे सिर्फ लैक्टोज दिया जाए, तब ई कोलाई ग्लूकोज को एनर्जी के सोर्स पे यूज नहीं ले सकता, इसलिए वो किसको काम में लेगा, लैक्टोज को। तो अब लैक्टोज के डाइजेशन के लिए अगला प्रोसेस शुरू हो जाता है, ठीक है, जिसमें अगर हम बात करते हैं तो इससे बनने वाला जो रिप्रेसर प्रोटीन है उस रिप्रेसर के साथ में एक और चीज़ बाउंड हो जाती है जिसको कहा जाता है इंड्यूसर, ठीक है। ये इंड्यूसर क्या होता है, लैक्टोज का जो मॉलिक्यूल होता है वो खुद ही किसका काम करता है, इंड्यूसर का काम करता है। अब इसने क्या बना दिया, इंड्यूसर और रिप्रेसर कॉम्प्लेक्स, और ये आगे जाकर के जुड़ नहीं पाता है कहीं पर भी, इट इज़ नॉन फंक्शनल। इसके नॉन फंक्शनल होने से इसका प्रॉपर ट्रांसक्रिप्शन होना क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। अगर हम बात करते हैं जेड वाई और ए जीन की, तो जेड जीन जो होता है वो बनाता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम को। बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम लैक्टोज को तोड़ने का काम करता है। वाई जीन जो है ये बनाता है परमिएज एंजाइम को, और ए जीन जो होता है वो बनाता है ट्रांस एसिटाइलेज को। परमिएज एंजाइम लैक्टोज की परमिएबिलिटी को बढ़ाता है, फॉर सेल मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी को बढ़ाता है लैक्टोज के लिए। एक का काम क्या होता है, ट्रांस एसिटाइलेज, ये परमिएज के लिए हेल्पफुल होता है। तो अगर हम ऑप्शंस को मैच करते हैं, ठीक है, आई जीन क्या है हमारा, रिप्रेसर जीन था। जेड जीन जो है वो क्या बनाता है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, ठीक है, और ए जीन जो है वो क्या बनाता है, ट्रांस एसिटाइलेज, और वाई जीन जो है वो क्या बनाता है, परमिएज को बनाता है। तो इस तरीके से अगर हम देखते हैं तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। लैक ओपेरॉन और ट्राई ओपेरॉन दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों के दोनों आपको याद रहने चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर एनी ऑफ द टेक्निक्स ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की किसी भी टेक्निक के लिए कौन सी टेक्निक है जो रिक्वायर्ड नहीं होती। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होता क्या है, देखिए कोई भी एक स्पीशीज जो है उसका मोस्ट ऑफ डीएनए मतलब 99.8 से लेकर 99.9% तक डीएनए जो होता है वो कैसा होता है, सिमिलर। मतलब ह्यूमंस है तो सभी ह्यूमंस का एक जैसा होगा, लेकिन उसमें जो कुछ परसेंट डीएनए अलग है, 1.1% डीएनए, वो डीएनए हमारे इंडिविजुअल डिफरेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। वो डीएनए रिस्पॉन्सिबल है कि सभी इंसान अलग अलग क्यों है, ठीक है। वो डॉक्टर जो एलेक जैफरी थे, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में या डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को किसने डेवलप किया था, डॉक्टर एलेक जैफरी ने। डॉक्टर एलेक जैफरी ने ये बताया था हमारे डीएनए के अंदर या सभी स्पीशीज के डीएनए के अंदर कुछ ऐसे सीक्वेंस होते हैं, कुछ भी न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस होते हैं जिनको बार बार क्या किया जाता है, रिपीट किया जाता है। ये 50-60 भी हो का न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस भी हो सकता है। इनकी जो रिपीटेशन है, इनकी रिपीटेशन अलग अलग इंडिविजुअल में अलग अलग होती है। कि मान लो एक फिक्स सीक्वेंस है, वो किसी एक में तो 60 बार रिपीट हो रहा है, किसी और ह्यूमन के अंदर वो 80 बार रिपीट हो रहा है। लेकिन ये रिपीटेशंस जो होती है इनको कहा जाता है VNTR। VNTR की फुल फॉर्म क्या होती है, वेरिएबल टैंडम VNTR की फुल फॉर्म भी हमें ध्यान रखनी है, वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स, ठीक है।
वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स। ये जो VNTR होते हैं ये यूनिक होते हैं हर इंडिविजुअल के अंदर, यानी कि ये VNTR जो होते हैं वो पेरेंट से प्रोजेनी के अंदर, पेरेंट से ऑफस्प्रिंग के अंदर क्या होता है, इंडिविजुअल होता है। इन्हीं को ही आइडेंटिफाई करके DNA फिंगरप्रिंटिंग की जाती है। DNA फिंगरप्रिंटिंग बेसिकली है क्या, एक इंडिविजुअल को पहचानना, ठीक है, उस इंडिविजुअल को पहचाना कैसे जाएगा, उसके अंदर जैसे जैसे VNTR रिपीट का पैटर्न है उस तरीके से। और ये पैटर्न जो होता है वो क्या होता है, पेरेंट में और उनके बच्चों में सिमिलर होता है, जो जेनेटिकली रिलेटेड होते हैं उनमें सिमिलर होगा, भाई बहन में एक जैसा होगा, माँ बाप और उनके बच्चों में एक जैसा होगा, नाना नानी से भी मिलेगा, दादा दादी से भी मिलेगा। इसको पहचान के जो आप कहते हो ना फॉरेंसिक टेस्ट रिपोर्ट किया जाता है, जो DNA टेस्टिंग की जाती है उसमें बेसिकली VNTR के पैटर्न को ही पहचाना जाता है, ठीक है। और इस तरीके से पहचान के जो प्रोसेस होता है इसको क्या कहा जाता है, DNA फिंगरप्रिंटिंग। DNA फिंगरप्रिंटिंग में कौन कौन सी टेक्निक्स को काम में नहीं लिया जाता, PCR पॉलीमरेज चेन रिएक्शन कैरी मुलिस ने बनाया था। PCR का काम क्या होता है, अगर आपको एक छोटा सा DNA का टुकड़ा मिला है तो इस DNA के टुकड़े को एम्पलीफाई कर देगी, बढ़ा देगी, वो मशीन कौन सी कहलाती है, PCR। तो अगर एक बूंद भी कहीं पे ब्लड की होती है, ब्लड में भी आपका या सलाइवा के अंदर भी क्या होता है, DNA होता है, तो जो ये फॉरेंसिक साइंस होती है उसके अंदर उस सिंगल ड्रॉप को भी काम में लेकर के क्या कर लिया जाता है, उस DNA की बहुत सारी कॉपीज बना ली जाती है, PCR को काम में लिया जाता है। जिंक फिंगर एनालिसिस, जिंक फिंगर एनालिसिस जो है ये प्रोटीन के एनालिसिस, प्रोटीन को एनालाइज करने की टेक्निक है, ठीक है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, हम सबको पता है कि RDT के अंदर रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी में रेस्ट्रिक्शन एंजाइम काम में लिया जाता है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का काम क्या होता है, DNA के बड़े टुकड़े को कट करना, ठीक है। इन टुकड़ों को बाद में जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की हेल्प से क्या किया जाता है, सेपरेट। DNA हाइब्रिडाइजेशन, इलेक्ट्रोफोरेसिस की तौर से जो सेपरेट किया गया उनको सदर्न ब्लॉटिंग। DNA हाइब्रिडाइजेशन को क्या कहा जाता है, सदर्न ब्लॉटिंग। ब्लॉटिंग के अंदर एक नाइट्रोसेलुलोज की मेम्ब्रेन के ऊपर प्रोब लगा देते हैं जो रेडियो एक्टिव होता है, उसके ऊपर दूसरे DNA को क्या करवाया जाता है, अटैच। अगर दोनों मैचिंग है तो DNA जुड़ जाएगा, नहीं तो DNA क्या हो जाता है, रिमूव। तो ये जो तीनों टेक्निक्स हैं, ये तीनों टेक्निक DNA फिंगरप्रिंटिंग के अंदर काम में ली जाती है। जो काम में नहीं ली जाती वो कौन सी है, जिंक फिंगर एनालिसिस। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैटेलाइट DNA इज इम्पॉर्टेंट। सैटेलाइट DNA जो है वो क्यों इम्पॉर्टेंट होता है, बिकॉज सैटेलाइट DNA आपके होते क्या है बेसिकली। सैटेलाइट DNA की अगर हम बात करते हैं, हमने बात की थी कुछ VNTRs होते हैं, ठीक है। इसी के साथ में कई बार क्या कंडीशन होती है कि पॉलीमॉर्फिज्म की बात करते हैं कि कुछ वेरिएबल्स होते हैं कि एक या एक से ज़्यादा स्पेसिफिक DNA सीक्वेंसेस की फॉर्म्स, ठीक है, कि जैसे कि मान लीजिए CAG, कहीं पर CAG इस तरीके से क्या हो रहा है, रिपीटेशन में चल रहा है, ठीक है। तो किसी एक इंडिविजुअल में तो ये 4 बार रिपीट हो रहा है, किसी एक इंडिविजुअल में ये 14 टाइम्स हो रहा है, किसी में ये 6 बार हो रहा है। लेकिन ये नॉर्मल जो आपके सीक्वेंस है उसके अंदर प्रेजेंट नहीं होता है, और ये जनरली किस में प्रेजेंट होता है, आपके नॉन कोडिंग रीजन के अंदर प्रेजेंट होता है, ऐसा रीजन जो कोडिंग नहीं करता है, ठीक है। तो ऐसे स्पेसिफिक DNA सीक्वेंसेस जिसकी 2 या 2 से ज़्यादा वेरिएंट फॉर्म्स प्रेजेंट होती है, और ये फॉर्म्स जो होती है पॉपुलेशन में भी मिलती है और इंडिविजुअल पर्सन में भी देखने को मिलती है। और सेम चीज़ वही है कि सैटेलाइट DNA जो होते हैं टैंडम रिपीट शो करते हैं, और ये इनहेरिट किए जाते हैं पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग के अंदर, कि जो पेरेंट्स में होगा वैसा का वैसा ही किसमें मिलेगा, चिल्ड्रन में देखने को मिलेगा। तो इट शोज हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब क्या है, मैनी फॉर्म्स, एक से ज़्यादा फॉर्म्स मिलना, ठीक है, इन पॉपुलेशन, एंड ऑल्सो पॉलीमॉर्फिज्म इन एन इंडिविजुअल विच इज़ हेरिटेबल फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड। ये डेफिनेशन सही लग रही है और ये इंपॉर्टेंट भी होता है इसीलिए रीजन से। डज नॉट कोड फॉर प्रोटीन एंड इज सेम फॉर ऑल मेंबर्स ऑफ द पॉपुलेशन। ये तो सही है कि प्रोटीन्स नहीं बनाता, लेकिन इट इज़ नॉट सेम फॉर ऑल द मेंबर ऑफ पॉपुलेशन। यहाँ पर आपकी क्या कंडीशन हो जाती है, नंबर ऑफ रिपीट जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, अलग अलग। कोड फॉर एंजाइम नहीं, सैटेलाइट DNA एंजाइम नहीं बनाता, ना ही ये प्रोटीन बनाता है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। इसमें ऑप्शन बी दिया हुआ है, करेक्ट ऑप्शन रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। सैटेलाइट DNA इज यूजफुल टूल इन, सैटेलाइट DNA का ही
टाइप क्या होता है, VNTRs होते हैं, वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स। ठीक है, VNTRs को हम क्या कह देते हैं, VNTR के लिए एक टर्म काम में ली जाती है मिनी सैटेलाइट। सैटेलाइट मिनी, माइक्रो और मैक्रो, तीन तरीके के हो सकते हैं। मिनी सैटेलाइट को ही हम क्या कहते हैं, VNTRs। और हमने भी बात की थी VNTR किस में काम में आता है, आपके फॉरेंसिक साइंस के अंदर आइडेंटिफाई करने के अंदर, कि अगर ये कोई बाल मिला या ये ब्लड मिला है या जो भी है तो ये किसका है, उसको आइडेंटिफिकेशन करने के लिए। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होएगा, फॉरेंसिक साइंस। ठीक है, मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपसे एक क्वेश्चन पूछा था बीच में कि प्रियॉन्स जो होते हैं वो क्या होते हैं। जैसे विरियोइड्स जो होते हैं वो वायरस से भी छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो सिर्फ किससे बने होते हैं, RNA से। प्रियॉन्स या इसको PRP, प्रियॉन प्रोटीन भी कह दिया जाता है। ये ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जो कि क्या होते हैं, इन्फेक्शियस होते हैं, पैथोजन होते हैं, रोग कारक होते हैं। प्रियॉन्स बनते किससे हैं, प्रियॉन्स को बनाने के लिए जो जीन है वो इनके होस्ट जो होता है उसके DNA में ही प्रेजेंट होता है। बेसिकली प्रियॉन्स है क्या, प्रोटीन की जो भी फोल्डिंग होती है, अगर इसकी फोल्डिंग के अंदर जिस भी पैटर्न में फोल्डिंग होनी चाहिए थी वो फोल्डिंग थोड़ी सी भी इनप्रॉपर हो जाती है, तो ऐसे रॉन्गली फोल्डेड प्रोटीन, गलत तरीके से फोल्ड हुए हैं, गलत तरीके से 3 डिग्री या 4 डिग्री स्ट्रक्चर वाले जो प्रोटीन्स होते हैं वो डिजीज कॉजिंग हो जाते हैं। और इन डिजीज कॉजिंग प्रोटीन्स को क्या कह दिया जाता है, प्रियॉन्स। इन शॉर्ट, प्रियॉन्स आर इन्फेक्शियस प्रोटीन पार्टिकल्स। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और ऐसे ही नीट के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए आप हमारे चैनल पे बने रहें। थैंक यू।